हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सांत्वना गौड़ और आपका स्वागत करती हूँ समास के इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, मैंने समास का एक वीडियो आपको दे रखा है जिसमें मैंने आपको समास के भेद और अव्ययी भाव, समास क्या होता है, इसके अलावा उसके भेद और अव्ययी भाव समास के विषय में बताया था। तो अव्ययी भाव मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आप इसको देख सकते हैं। तो अव्ययी भाव में मैं आपको यहाँ बता रही थी कि इसको कैसे पहचानते हैं। तो इसमें उपसर्ग और अव्यय लगे होते हैं, ठीक है। प्रति, यथा, वे, आ, ये जो इस तरह से लगे होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा देखिए दूसरी इसकी पहचान ये होती है, क्रिया विशेषण लगा होता है इसमें, ठीक है। जैसे उसने भरपेट खाया, ठीक है। तो भरपेट जो है क्रिया विशेषण है, मतलब वो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि उसने खाया तो क्रिया हो गई, लेकिन उसने कैसे खाया, भरपेट खाया, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो अगर कभी कहीं क्रिया विशेषण होता है तो ऐसी जगह पर भी जो है अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। ये बात रह गई थी बताने को। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देती हूँ अव्ययी भाव समास के, वो आप देख लीजिए। उसके बाद मैं और समास आपको करवाती हूँ कंप्लीट। ये देखिए दोस्तों, ये हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण, ठीक है। आप इनको देख सकते हैं और इनके अर्थ भी जो है सामने लिखे हुए हैं। सभी में अव्यय लगा है या कोई उपसर्ग लगा है, ठीक है, या फिर कोई क्रिया विशेषण है। दिनानुदिन, निर्भय, निधड़क, मनमाना, आपादमस्तक, बेफायदा, अभूतपूर्व, घड़ी घड़ी, निर्विवाद, यथाशक्ति, समक्ष, यथाशीघ्र, प्रत्युपकार, बेखटके, अनजाने, धीरे धीरे, प्रतिमास, अनुरूप, यथासंख्य, आमरण, यथा समय, यथा स्थान, अनुगुण और हड़ घड़ी, ठीक है। इसके अलावा देखिए आजीवन, यथा रुचि, आगुल्फ और आद्योपांत, ठीक है। इसके बाद और हैं भरपेट, प्रत्यक्ष, यथार्थ, बेकाम, परोक्ष, बेरहम, आजन्म, धराधर, प्रत्यंग, उपकूल, प्रत्येक, बेलाग, बेकायदा, अकारण, एकाएक, निर्विकार, बीचों बीच, यथासंभव, सरासर, अध्यात्म, आजानु, यावत जीवन, भरसक या हाथों हाथ, यथामति और साफ साफ और निर्मक्षिक, ठीक है। तो देखिए ये कुछ मैंने आपको अव्ययी भाव समास के उदाहरण बता दिए हैं। आप ये इनमें से देख लीजिए, एग्ज़ाम में या तो इन्हीं की तरह कोई आएगा या फिर बिल्कुल इसी तरह का, मतलब अगर आप ये वाले जो एग्जाम्पल अगर आप कर लेंगे तो अगर एग्ज़ाम में कोई भी आता है तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा या फिर इसी की तरह होगा, ठीक है। आप आसानी से पहचान लेंगे। तो ये कुछ उदाहरण है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं द्वंद्व समास की ओर। देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास वहाँ होता है जिसके दोनों पद प्रधान हो और दोनों संज्ञा हो, ठीक है। या तो दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों संज्ञा होते हैं, या विशेषण होते हैं। किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसे कि अगर लिखा है माता पिता, भाई बहन, ठीक है। तो आपको पता है कि माता पिता दोनों ही पद प्रधान है, भाई बहन दोनों ही पद प्रधान है, ठीक है। तो ये माता पिता या तो दोनों संज्ञा होंगे, जैसे माता पिता संज्ञा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए लिखा हो खट्टा मीठा, ठीक है, तो ये क्या है, ये विशेषण है। तो इस तरह के शब्द जहीं कहीं दे रखे हो, बीच में डैश लगा हो, तो ऐसी जगह पर द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो इनमें या तो या का बोध होता है, ठीक है, या का। जैसे कि मान लीजिए खट्टा मीठा, तो इसका मतलब होगा खट्टा या मीठा, ठीक है। तो और भाई बहन में किसका लोप होगा, और का लोप होगा, ठीक है। तो और या का लोप होता है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो द्वंद्व समास को पहचानना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में जो है इस तरह से पूछ लिया जाता है। अगर बहुत डीप नॉलेज आती है पीजीटी लेवल की एग्ज़ाम में, तो ये पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो पीजीटी का जो सेकंड पेपर होगा, यानी सब्जेक्टिव वाला होगा, ठीक है, उसमें भी समास पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए अगर आपसे ये पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन सा समाहार द्वंद्व है, तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इनको भी एक बार जान लेते हैं, इसके जो भेद हैं। देखिए इतरेतर द्वंद्व, जो समास है ये जो होता है द्वंद्व समास, ये 3 तरीके का होता है, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ठीक है। तो इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, ये होता है समुच्चय बोधक, ठीक है। जैसे कि समुच्चय बोधक का मतलब क्या है, सीताराम, दाल भात, गाय बैल, माता पिता, नमक मिर्च, पाप पुण्य, भला बुरा। तो इस तरह के जो ये देखिए आपको जो ये समुच्चय मिल रहा है, इसमें क्या है कि एक समुच्चय है, मतलब 2 लोगों का एक समुच्चय है, ठीक है। तो यहाँ इस जगह पर अगर हम इनका विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, सीताराम का निकलेगा सीता और राम, दाल भात का क्या निकलेगा, दाल और भात। तो यहाँ पर और का लोप होता है बीच में। जो ये इतरेतर द्वंद्व होते हैं इनकी विशेषता ये होती है कि और का लोप होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो हैं वो कहलाते हैं इतरेतर द्वंद्व। उसके बाद आता है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है, ये होता है विकल्प सूचक। इसमें और का लोप नहीं होता है, ठीक है, बल्कि इसमें जो है या का लोप होता है, या तो ये या फिर वो, ठीक है, इस तरह से।
विकल्प सूचक होता है, मतलब दोनों में से एक विकल्प होता है। किस तरह से, जैसे धर्माधर्म, तो धर्माधर्म का मतलब हुआ धर्म या अधर्म, ठीक है। तो धर्म या अधर्म एक विकल्प जो है यहाँ पर हमें चुनना है। इस तरह से सत्य असत्य, यानी सत्य या असत्य, तो बीच में या का लोप हो, ठीक है, और विकल्प जैसा लगे, तो ऐसी जगह पर क्या होता है, ये होता है वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व। उसके बाद आता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व क्या होता है? समाहार द्वंद्व में ऐसा होता है कि भले ही जो समास है वो एक समुच्चय के रूप में दे रखा है, जैसे दाल रोटी, अन्न जल, घर द्वार, ठीक है, इस तरह से दे रखा है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो उन दोनों पदों से ना निकल करके बल्कि कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे कि अगर हम दाल रोटी हम कहें, और भाई दाल रोटी कैसी चल रही है, वैसे बोलते हैं ना, तो ये भोजन के प्रमुख पदार्थों को लेकर के है। जैसे हम कहें कि अन्न जल जो है वो हमारी शक्ति बढ़ाता है, तो अन्न जल जो है वो संपूर्ण भोजन के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि अन्न और जल अलग अलग हैं, ठीक है। घर द्वार हम बोलते हैं, तो घर का मतलब तो घर होता है, और द्वार का मतलब द्वार यानी कि दरवाज़ा होता है, लेकिन यहाँ पर घर द्वार का मतलब जो वो परिवार से है। कहा सुनी, तो कहा सुनी यहाँ पर मेन प्रधान शब्द नहीं है, बल्कि झगड़ा जो है इसका मतलब निकल रहा है। तो जहाँ पर क्या होता है कि पदों के अर्थ के अतिरिक्त तो कोई दूसरा अर्थ निकलता है, ठीक है, तो ऐसी जगह पर समाहार द्वंद्व होता है। तो दोस्तों ये मैंने 3 आपको प्रकार बताए हैं, तीनों प्रकार के द्वंद्व, ठीक है। तो आप द्वंद्व समास के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास के उदाहरण ये दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। आप पॉज कर लीजिए आप वीडियो को, और आप ये जितने भी एग्जाम्पल है आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। इनसे बाहर जो है कोई नहीं जाएगा, ठीक है। इसी टाइप के पूछे जाएंगे या इनसे यही पूछ ले जाएंगे एग्ज़ाम्स में। तो ये जो हैं सब द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं तत्पुरुष समास की ओर, ठीक है। तो देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास वहाँ होता है तत्पुरुष, यानी कि जिसका उत्तर पुरुष यानी उत्तर पद जो है वो प्रधान हो। उत्तर पद से मतलब क्या है? जो बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है पतित पावन, ठीक है। तो पतितों को पावन करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर पतितों को पावन करने वाला है, तो पवित्र करने वाला यहाँ पर जो है ये मुख्य जो है पद है, ठीक है। इसी तरह से गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला, तो ये चूमने वाला यहाँ पर मुख्य पद है, ठीक है। तो जब क्या होता है, दूसरे पद की प्रधानता होती है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि यहाँ पर किसी न किसी, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, तो इनमें किसी न किसी विभक्ति का लोप होगा। जैसे सुख प्राप्त, तो सुख को प्राप्त करने वाला, तो को आ गया यहाँ पर, देखिए को आ गया, ये विभक्ति आ गई। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, अब यहाँ पर फिर को आ गया, देखिए। इसी तरह से मैं आपको और बताती हूँ, देखिए एग्जाम्पल। अब जैसे ये है नेत्रहीन, ठीक है, तो नेत्र से हीन, रस भरा, रस से भरा, तो जब भी आप इसको खोलेंगे विग्रह करेंगे तो बीच में विभक्ति आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी पहचान होती है। तो इसके लिए आपको जो है कारकों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तत्पुरुष समास सीखना चाहते हैं तो आपको कारक पता होने चाहिए, ठीक है। तत्पुरुष समास जो हैं वो देखिए मैं आपको बताती हूँ, तत्पुरुष समास जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? देखिए द्वितीय तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, तृतीय कारण तत्पुरुष, मैं सीधे नाम बोल देती हूँ। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पाँचवा है संबंध तत्पुरुष, छठा है अधिकरण तत्पुरुष, सातवां है कर्मधारय और आठवां है द्विगु, ठीक है। तो देखिए कर्मधारय और द्विगु हम अलग से पढ़ते हैं इन समासों को, ये भी वास्तव में तत्पुरुष समास के ही जो हैं प्रकार हैं, ठीक है। तो देखिए अब द्वितीय तत्पुरुष यानी कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, ये सब क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास को समझने के लिए पहले आपको कारक चिन्ह पता होने चाहिए, और ये कारक चिन्ह जो है आपको अनुवाद में भी बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो हैं कारक चिन्ह जो होते हैं ये किसी भी DSSB का पेपर हो या कोई भी पेपर हो हिंदी का, उसमें जो है कारक चिन्ह वैसे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इनकी सहायता से हम तत्पुरुष को पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कारक चिन्ह आप ये रट लीजिए दोस्तों, बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छे से, तभी आपको तत्पुरुष भी समझ में आएगा और ये इनका भी ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कारक चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पेपर, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये तो आपको बार बार बोलना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के, अधिकरण में पेपर, ठीक है। तो
ये जो है अगर आपको याद होंगे तो आप आसानी से तत्पुरुष को ही पहचान पाएंगे। तो इसको याद करने के लिए देखिए मैं आपको बताती हूँ। हालांकि विभक्ति जो है वो कर्ता ने से ही शुरू होती है। मैंने यहाँ पर नंबर 1 सिर्फ तत्पुरुष समास समझाने की वजह से आपको डाला है, ठीक है। कर्ता ने से ही शुरू होगी। अगर कारक चिन्हों की बात करें तो पहला कारक चिन्ह जो है ये कर्ता ने होता है, ठीक है। लेकिन अगर तत्पुरुष समास जो है वो कर्ता ने यानी प्रथम विभक्ति में नहीं होता है, ठीक है। प्रथम विभक्ति में जो है ये नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से। तो अगर इस सीक्वेंस को हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए अपने आप ही निकलेगा। प्रथम पुरुष को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, कर्ता ने छोड़ दीजिए। अब देखिए कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध, ये संबंध होता है काकी के रारीरे और अधिकरण में पेपर, ठीक है। तो संबंध वाला जो है ये देखिए संबंध तत्पुरुष कहलाएगा और अधिकरण तत्पुरुष ये कहलाएगा। तो इनको आप कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने का तरीका होता है। देखिए कर्ता ने को आप छोड़ दीजिए। अब देखिए कर्म को, ठीक है। तो कर्म को जिस विभक्ति में को का लोप हो, ठीक है, को का, जैसे देखिए सुख प्राप्त है तो सुख को प्राप्त करने वाला, गगन चुंबी तो गगन को चूमने वाला, यानी जहाँ पर भी माखन चोर, ठीक है, यानी माखन को चुराने वाला। तो जहाँ पर भी को का अगर लोप हो रहा है तो वहाँ पर हमेशा कौन सा होता है, कर्म तत्पुरुष होता है। क्योंकि अगर हम विभक्ति याद करें तो कर्ता ने कर्म को, यह आता है कर्ता ने कर्म को, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो कर्म को, ठीक है, ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपको अनुवाद भी समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है कर्ण से, ठीक है। तो कर्ण से जो होता है, देखिए कर्ण तत्पुरुष जो होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर से निकलता है, ठीक है। जैसे नेत्रहीन तो नेत्र से हीन, रस भरा तो रस से भरा, तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा या तुलसी से कृत, ठीक है। और देखिए पद दलित तो पद से दलित, ठीक है। तो यहाँ पर से का लोप हो रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो से जो है वो कर्ण में भी होता है और से मतलब से जो है तृतीय विभक्ति में भी होता है और से पंचमी विभक्ति में होता है। लेकिन जो तृतीय विभक्ति वाला होता है ये चीज़ों को जोड़ता है, ये दो पदों को जोड़ता है, ठीक है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो ये कर्ण नहीं होगा, ये जो है वास्तव में ये पंचमी विभक्ति वाला से होगा, ठीक है, तत्पुरुष होगा। जहाँ पर जोड़ने की बात चलती है, जैसे तुलसी द्वारा कृत, तो तुलसी और जो है इसका संबंध आपस में बन रहा है, ठीक है। जैसे रस से भरा तो रस और भरा, ये दोनों आपस में इनका संबंध बन रहा है, ये अलग नहीं हो रहे हैं। नेत्र से हीन यानी हीन है तो किससे है, नेत्र से है। तो ऐसी जगह पर अलग होने के लिए विचार नहीं आता बल्कि जुड़ने का विचार आता है। तो जहाँ पर जोड़ने वाली बात कही हो से के माध्यम से तो वहाँ तृतीय तत्पुरुष होता है। क्या होता है, तृतीय तत्पुरुष, ठीक है। अब उसके बाद देखिए तो हो गया कर्ता ने को छोड़ दीजिए, कर्म को, ठीक है, कर्ण से, तो ये जितने भी हैं ये सब कर्ण तत्पुरुष हैं। उसके बाद आता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है। अब देखिए संप्रदान के लिए अगर आपको देखना है, ठीक, तो ये चतुर्थी में आएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था। तो यहाँ पर के लिए का अर्थ निकलता है, जैसे शिव अर्पण तो शिव के लिए अर्पण, देशभक्ति तो देश के लिए भक्ति, मार्ग व्यय तो मार्ग के लिए व्यय। देखिए ये सभी एग्जाम्पल मैंने के लिए वाले दे रखे हैं। तो जहाँ पर के लिए आ जाए, ठीक है, वो क्या होगा, चतुर्थी तत्पुरुष होगा और संप्रदान तत्पुरुष होगा। अगर एग्जाम्पल इस तरह से आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदान तत्पुरुष है, ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल आएगा। DSSB में अगर PGT के पेपर में ये बहुत डीपली पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि संप्रदान तत्पुरुष वहाँ होता है जहाँ पर के लिए आता है, और इसके लिए आपको कारक चिन्ह याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आता है अपादान से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है। तो अपादान से अगर आपको समझना है तो यहाँ पर भी से ही आएगा। जैसे पदच्युत तो पद से च्युत, धनहीन तो धन से हीन, चिंता मुक्त तो चिंता से मुक्त। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो वास्तव में होता है ये जो है अलग होने के अर्थ में होता है, ठीक है, अलग होने के अर्थ में। जैसे कर्म से विमुख तो कर्म से विमुख हो गया है तो ये अलग हो रहा है, अलग के अर्थ में। बंधन मुक्त तो बंधन से मुक्त है। तो यहाँ पर अगर कोई भी एक पद दूसरे से मुक्त होता हुआ नजर आता है तो ऐसी जगह पर क्या होता है, पंचमी तत्पुरुष होता है। और अगर जुड़ता हुआ आता है नज़र, ठीक है, जैसे रस से भरा तो रस और भरा आपस में जोड़ने की बात कही गई है यहाँ पर, तो ऐसी जगह पर जो है तृतीय तत्पुरुष होता है, कर्ण तत्पुरुष।
लेकिन यहाँ पर चूँकि अलग होने की बात है तो ये अपादान हो गया। इसके बाद मैं आपको बाद में बताऊँगी जितने ही बचे हैं।